नमस्कार और हमारी आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान के एक दिलचस्प कोने में झांक रहे हैं, साइकोडायग्नोस्टिक्स। हमारे पास इससे जुड़े कुछ एकेडमिक नोट्स हैं और हमारा मकसद है इनमें से जरूरी बातें निकालकर ये समझना कि आखिर ये मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है क्या और काम कैसे करता है। जी। तो साइकोडायग्नोस्टिक्स सुनने में थोड़ा भारी सा शब्द लगता है, पर असल में ये किसी इंसान को समझने के लिए जानकारी इकट्ठा करने और उसे परखने का एक तरीका है। बिल्कुल। कभी सोचा है जब कोई अपनी जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रहा होता है तो एक मनोवैज्ञानिक कैसे तय करता है कि भाई कौन सी थेरेपी सही रहेगी, या स्कूल में किसी बच्चे को खास मदद की जरूरत है, ये कैसे पता चलता है? यहीं पर साइकोडायग्नोस्टिक्स काम आता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ कुछ टेस्ट के स्कोर जोड़कर नतीजा निकालने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। हाँ, जो सामग्री हमने देखी वो बताती है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई तरीके इस्तेमाल होते हैं। इसका मकसद है किसी व्यक्ति के मन के कामकाज को समझना, चेतन और अचेतन दोनों स्तरों पर। चेतन और अचेतन दोनों। हाँ। और इसमें मानकीकृत टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी होते हैं और प्रोजेक्टिव तकनीकें भी, जिनके बारे में हम शायद आगे बात करेंगे। दिलचस्प। यानी ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि इंसान को गहराई से समझने की कोशिश है। जी। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसके अलग अलग पहलू और ये असल जिंदगी में कैसे काम आता है, इस पर गौर करते हैं। जी। शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। ये है क्या चीज आखिर? हाँ, तो सामग्री में कोरिचिन और शूल्डबर्ग की एक परिभाषा दी गई है जो इसके क्या कहते हैं सार को पकड़ती है। वो कहते हैं कि साइकोडायग्नोस्टिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई तरीके इस्तेमाल करती है। मन के अलग अलग हिस्सों को चेतन और अचेतन दोनों को समझने की कोशिश करती है, और इसमें प्रोजेक्टिव तकनीकों के साथ साथ ज्यादा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी शामिल होते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब? ऑब्जेक्टिव, जहां सही गलत जवाब तय हो या स्कोरिंग का एक पक्का तरीका हो। और यहाँ व्याख्या सिर्फ स्कोर पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के हाव भाव, उसकी बातों के मतलब यानी प्रतीकात्मक संकेतों पर भी आधारित हो सकती है। और एक खास बात जो इस परिभाषा में मुझे लगी वो है इसका लक्ष्य, व्यक्ति का व्यक्तिपरक वर्णन करना, न कि सिर्फ मानकीय शब्दों में। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि कोई व्यक्ति औसत लोगों से कितना अलग है या किस खांचे में फिट बैठता है। अच्छा। बल्कि उस व्यक्ति की अपनी अनोखी शख्सियत, उसकी सोच, उसकी भावनाओं की एक गहरी तस्वीर बनाना है। एक तरह से हर इंसान की अपनी कहानी को समझना। समझ गए। तो ये सिर्फ लेबल लगाना नहीं, बल्कि इंसान की गहराई में उतरना है। अच्छा, तो ये काम करता कौन है? जाहिर है टेस्ट अपने आप तो कुछ बताते नहीं होंगे। सही कहा। यहीं पर टेस्टिंग और मूल्यांकन यानी असेसमेंट का फर्क समझना जरूरी है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। जी। सामग्री साफ करती है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के केंद्र में टेस्ट नहीं, बल्कि क्लिनिशियन यानी मनोवैज्ञानिक होता है। अच्छा, क्लिनिशियन। हाँ, क्लिनिशियन के दो मुख्य काम हैं। पहला, जानकारी इकट्ठा करना। इसमें टेस्ट हो सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को देखना ऑब्जर्वेशन शामिल हो सकता है। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम, इन अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को जोड़कर उसका विश्लेषण करके व्यक्ति की एक पूरी समग्र तस्वीर बनाना। तो क्लिनिशियन खुद एक तरह का समझने का उपकरण बन जाता है। हाँ, ना? बिल्कुल। उसकी काबिलियत, उसका अनुभव, उसकी परखने की क्षमता, ये सब बहुत मायने रखता है। सामग्री में ये भी जिक्र है कि पहले, शायद 80 के दशक से पहले, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए टेस्टिंग बहुत अहम काम था, पर अब जोर थेरेपी पर ज्यादा है। जी। फिर भी टेस्टिंग की अहमियत बनी रही है। हाँ बिल्कुल। भले ही आज थेरेपी पर ज्यादा ध्यान है, लेकिन सही समझ बनाने के लिए मूल्यांकन आज भी जरूरी है। और कुछ खास तरह के टेस्टों बहुत इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि सामग्री में 3 मुख्य श्रेणियों का जिक्र है। पहला, बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। हाँ, IQ टेस्ट। हाँ, जैसे वेक्सलर स्केल्स, WAIS वयस्कों के लिए और WISC बच्चों के लिए, या स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ये सिर्फ दिमागी क्षमता नहीं नापते, बल्कि ये भी देखने का मौका देते हैं कि व्यक्ति किसी चुनौती का सामना कैसे करता है, कितनी लगन दिखाता है, समस्या कैसे सुलझाता है, उसके व्यवहार का अवलोकन भी हो जाता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ IQ स्कोर से ज्यादा कुछ बताते हैं। दिलचस्प। और दूसरी श्रेणी? दूसरी है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट्स।
ओके। इनमें कुछ जाने माने नाम हैं, जैसे रोरशाक स्याही धब्बा परीक्षण। हाँ, वो स्याही वाले धब्बे। जी वही। फिर TAT यानी थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसमें कहानी बनाने को कहा जाता है, और MMPI यानी मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इनके क्या खास इस्तेमाल है? देखिए, MMPI खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निदान में इस्तेमाल होता है। TAT अक्सर व्यक्ति की अंदरूनी इच्छाओं या जरूरतों को समझने में मदद करता है, और रोरशाक का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है, हालांकि इस पर बहस भी रही है। अच्छा, और तीसरा प्रकार आपने बताया न्यूरोलॉजिकल परीक्षण? हाँ, न्यूरोलॉजिकल परीक्षण, जैसे बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट या लूरिया नेब्रास्का बैटरी। ये उन मानसिक कामों का आकलन करते हैं जिन पर दिमागी चोट या किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या का असर पड़ सकता है, जैसे देखने समझने की क्षमता या हाथ आंख का तालमेल। ठीक है, तो ये तो हुए टेस्ट के प्रकार। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करते हैं तो वो किन चीजों या चरों, वेरिएबल्स पर ध्यान देते हैं? क्या सिर्फ दिमागी क्षमता और व्यक्तित्व ही सब कुछ है? नहीं, दायरा काफी बड़ा है। सामग्री में क्रोनबैक के एक वर्गीकरण का जिक्र है जो चीजों को समझने में मदद करता है: प्रदर्शन उपाय और व्यक्तित्व उपाय। प्रदर्शन और व्यक्तित्व? हाँ, प्रदर्शन उपाय वो हैं जहां व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मतलब मैक्सिमम बिहेवियर करने की कोशिश करता है, जैसे बुद्धि परीक्षण में। और व्यक्तित्व उपाय व्यक्ति की आम व्यवहार शैली, यानी टिपिकल स्टाइल ऑफ बिहेवियर से जुड़े हैं, जैसे कोई कितना मिलनसार है या अकेला रहना पसंद करता है। यानी एक में हम देखते हैं कि कोई कितना कर सकता है, और दूसरे में कि वो आमतौर पर कैसा है। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कैसे? जैसे किसी की सीखने की रफ्तार, प्रदर्शन, उसकी चिंता के स्तर व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। सामग्री में उन चीजों की एक लंबी लिस्ट है जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रदर्शन के क्षेत्र में देखें तो संवेदी प्रक्रियाएं, जैसे छूकर महसूस करना, देखने की क्षमता, ध्यान और एकाग्रता, प्रतिक्रिया की गति, सीखने और याद रखने की क्षमता। हाँ। संज्ञानात्मक प्रदर्शन और बुद्धि, तर्क शक्ति, रचनात्मकता, भाषा पर पकड़ और सामाजिक कौशल, ये सब शामिल है। और व्यक्तित्व के दायरे में? व्यक्तित्व के दायरे में आते हैं मूल व्यक्तित्व गुण, जैसे बिग 5 ट्रेट्स आपने सुने होंगे। हाँ, खुलापन, कर्तव्य निष्ठा वगैरह। जी। फिर चिंता या अवसाद जैसे लक्षण, व्यक्ति की प्रेरणाएं और रुचियां, उसकी जीवन शैली, तनाव झेलने की क्षमता और उससे निपटने के तरीके। सच तो यह है कि हजारों ऐसे तरीके मौजूद हैं जिन्हें वैज्ञानिक तौर पर परखा गया है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा कैनवस है। तो अब सवाल ये उठता है कि मनोविज्ञानी ये सारी जानकारी जुटाते कहाँ से हैं? सिर्फ टेस्ट से तो इतना कुछ पता नहीं चल सकता। बिल्कुल सही। टेस्ट एक हिस्सा है, पर पूरी कहानी नहीं। सामग्री बताती है कि प्रश्नावली और ऑब्जेक्टिव टेस्ट सबसे आम है, शायद 80% मामलों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन्हें हम कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। पूरी लिस्ट याद रखना तो मुश्किल है, कुछ मुख्य तरीके क्या हैं? पहला तो है व्यक्ति का जीवन इतिहास, बायोग्राफिकल डेटा और तथ्यात्मक जानकारी, जिसे एक्चुअल डेटा कहते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें शिक्षा, नौकरी का रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री, उम्र, वैवाहिक स्थिति, शौक जैसी चीजें आती हैं। ये जानकारी अक्सर बहुत भरोसेमंद और जरूरी होती है। ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा अनूठा लग रहा है, व्यवहार के निशान, बिहेवियर ट्रेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छूटे भौतिक सुराग, जैसे उसके लिखावट। अच्छा। उसने कोई पेंटिंग बनाई हो, खेल के बाद मैदान कैसा छोड़ा, उसका कमरा कितना साफ या बिखरा है, यहाँ तक कि नाखून चबाने जैसी आदतें। हालांकि सामग्री ये भी चेताती है कि इनकी व्याख्या सावधानी से करनी चाहिए। मतलब लिखावट देखकर व्यक्तित्व बताना? हाँ, ग्राफोलॉजी, उसकी वैज्ञानिक वैधता पर काफी सवाल उठते रहे हैं, तो इसे सावधानी से देखना होता है। दिलचस्प। और क्या तरीके हैं? फिर आता है प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, यानी व्यक्ति को सीधे तौर पर देखना और उसके व्यवहार को रिकॉर्ड करना। जैसे किसी ऑटिस्टिक बच्चे को खेल के मैदान में देखना या किसी नए कर्मचारी को काम करते हुए देखना। इसी से जुड़ा है व्यवहार रेटिंग, बिहेवियर रेटिंग्स, जहां व्यक्ति खुद या कोई और उसके व्यवहार को कुछ पैमानों पर आंकता है। और इंटरव्यू, वो तो बहुत जरूरी होते होंगे। हाँ, इंटरव्यू बहुत अहम है। सामग्री में असंरचित मतलब अनस्ट्रक्चर्ड, अर्ध संरचित यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड, और पूरी तरह से संरचित फुल्ली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात की गई है। इनमें क्या फर्क है?
असंरचित में बातचीत खुली होती है। अर्धसंरचित में कुछ तय सवाल होते हैं पर लचीलापन रहता है, और संरचित इंटरव्यू में सवाल और पूछने का क्रम बिल्कुल तय होता है। जैसे SCID जो DSM के निदान के लिए है, वो एक संरचित इंटरव्यू है। ये निदान के लिए काफी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वे व्यवस्थित तरीके से जानकारी इकट्ठा करने में मदद करते हैं। समझ गई। और वो प्रोजेक्टिव तकनीकें जिनका जिक्र शुरू में हुआ था, रोशाक वगैरह। हाँ, प्रोजेक्टिव तकनीकें, इनमें व्यक्ति को अस्पष्ट सी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे स्याही के धब्बे या कोई तस्वीर, और पूछा जाता है कि उन्हें क्या दिख रहा है या क्या कहानी बन रही है। माना जाता है कि व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं में उसकी अंदरूनी दुनिया, उसकी भावनाएं, इच्छाएं झलकती हैं, मतलब प्रोजेक्ट होती हैं। लेकिन इनकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उठते हैं ना? हाँ बिल्कुल। सामग्री ये भी बताती है कि इनकी स्कोरिंग और व्याख्या कितनी वस्तुनिष्ठ है, इस पर काफी बहस हुई है, और इनकी विश्वसनीयता और वैधता पर गंभीर सवाल भी उठे हैं, खासकर पहले के शोध में। फिर भी ये नई परिकल्पनाएं बनाने या बातचीत शुरू करने में मददगार हो सकते हैं। यानी हर तरीके की अपनी जगह है, अपनी सीमाएं हैं। अच्छा, प्रश्नावली भी काफी इस्तेमाल होती है, जैसे MMPI, इनके बारे में क्या खास है? प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर्स एक तरह से लिखित इंटरव्यू जैसी होती है, जिनमें अक्सर हाँ, नहीं या सही गलत जैसे विकल्प होते हैं। ये बहुत सारी जानकारी जल्दी इकट्ठा करने का तरीका है। लेकिन लोग इनमें सच बताते हैं? यही चुनौती है। इसमें एक चीज होती है रिस्पॉन्स सेट, यानी लोग कई बार वो जवाब देते हैं जो उन्हें लगता है कि सामाजिक रूप से ज्यादा स्वीकार्य होगा, न कि जो सच है। अच्छा, सोशल डिजायरेबिलिटी। हाँ वही। इसलिए इनके नतीजों को सीधे तौर पर सच मानने के बजाय ये समझना चाहिए कि व्यक्ति खुद को कैसे देखता है या दिखाना चाहता है। ये उनके व्यवहार का मानसिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है। और अंत में वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिनका जिक्र पहले हुआ था। हाँ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे बुद्धि परीक्षण, इनकी खासियत यह है कि इन्हें देने का तरीका, स्कोर करने का तरीका और जवाबों की व्याख्या तयशुदा और वस्तुनिष्ठ होती है। परफॉर्मेंस को मापने में ये बहुत विकसित हो चुके हैं। लेकिन व्यक्तित्व के लिए? व्यक्तित्व को मापने के लिए पूरी तरह ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाना ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। इनके अलावा आजकल साइकोफिजियोलॉजिकल डेटा भी इस्तेमाल होता है, जैसे EEG से दिमागी तरंगे देखना या ECG से दिल की धड़कन मापना, ये देखने के लिए कि शरीर और मन कैसे जुड़े हैं। कंप्यूटर की मदद से ये अब ज्यादा आसान हो गया है। समझ गई। तो इतने सारे तरीकों से जानकारी इकट्ठा करके मनोवैज्ञानिक एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अब आते हैं इसके व्यावहारिक इस्तेमाल पर। ये सब असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आता है? इसके एप्लीकेशन काफी फैले हुए हैं। सामग्री 3 मुख्य क्षेत्रों का जिक्र करती है। पहला, जिसका हमने थोड़ा जिक्र किया, वो है बुद्धि और अन्य क्षमताओं का मूल्यांकन, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड असेसमेंट। जी, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मुख्य मैदान है। यहीं पर IQ की अवधारणा विकसित हुई। बिनेट की मानसिक आयु से लेकर स्टर्न के अनुपात IQ और फिर वेक्सलर के विचलन IQ तक, जो आज ज्यादा इस्तेमाल होता है। औसत 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 वाला। लेकिन आपने पहले कहा था कि सिर्फ IQ स्कोर पूरी कहानी नहीं बताता। सही है। सामग्री भी यही कहती है कि सामान्य बुद्धि, जिसे G फैक्टर कहते हैं, व्यक्ति की दिमागी क्षमताओं में अंतर का सिर्फ एक हिस्सा, शायद 30% ही समझा पाती है। तो फिर इसीलिए विभेदक योग्यता मूल्यांकन, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड असेसमेंट का नजरिया भी है, जो कई अलग-अलग मानसिक क्षमताओं को मापता है, जैसे भाषा की समझ, तार्किक सोच, याददाश्त वगैरह। इसके लिए थर्स्टन के PMA या DAT जैसे टेस्ट हैं। अच्छा। और जरूरत के हिसाब से याददाश्त के लिए, जैसे वेशलर मेमोरी स्केल, न्यूरोलॉजिकल कामकाज या खास मोटर स्किल्स के लिए अलग टेस्ट भी होते हैं। ठीक है। और दूसरा मुख्य क्षेत्र? दूसरा है क्लिनिकल संदर्भ में मूल्यांकन, असेसमेंट इन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, जहां मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है। हाँ। यहाँ फोकस व्यक्तित्व, व्यवहार संबंधी समस्याओं और मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों पर होता है। MMPI या 16PF जैसी प्रश्नावली यहाँ काम आती हैं। किसी खास समस्या जैसे डिप्रेशन के लिए बने टेस्ट, जैसे बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, भी हैं। और जैसा हमने कहा, DSM या ICD जैसी वर्गीकरण प्रणालियों पर आधारित संरचित इंटरव्यू जैसे SCID भी इस्तेमाल होते हैं। हालांकि सामग्री में इनकी एक आलोचना का भी जिक्र है। क्या आलोचना है? कि ये सिर्फ लक्षणों का वर्णन करते हैं, मतलब विशुद्ध वर्णनात्मक है, पर समस्या के कारणों, उसकी एटियोलॉजी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये थोड़ा अतार्किक लगता है कुछ लोगों को। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और तीसरा क्षेत्र? नौकरी और करियर से जुड़ा है। हाँ, तीसरा क्षेत्र है व्यावसायिक मार्गदर्शन और नौकरी चयन, प्लेसमेंट में मूल्यांकन, असेसमेंट इन वोकेशनल गाइडेंस एंड जॉब सिलेक्शन। यहाँ क्या होता है? यहाँ मकसद होता है
किसी व्यक्ति की योग्यताओं और रुचियों का मिलान सही करियर या नौकरी से करना। इसके लिए खास तौर पर बने टेस्ट और एकीकृत सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। नौकरी के चयन के लिए मूल्यांकन ज्यादा केंद्रित और विशिष्ट होता है। यहाँ असेसमेंट सेंटर पद्धति काफी लोकप्रिय हुई है, खासकर 70-80 के दशक से। असेसमेंट सेंटर, ये क्या है? इसमें उम्मीदवारों को नौकरी जैसी स्थितियों में रखकर उनके व्यवहार, समस्या समाधान कौशल, टीम वर्क वगैरह को परखा जाता है। इसमें व्यवहार अवलोकन, रेटिंग, इंटरव्यू सब शामिल होता है। अच्छा, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। अब मूल्यांकन अक्सर कई चरणों में होता है, जिसमें नौकरी पर विकास और ट्रेनिंग भी शामिल हो जाती है। और टेक्नोलॉजी भी आ गई है। कैट यानी कंप्यूटर एडेप्टेड टेस्टिंग और सिमुलेशन तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर साइको डायग्नोस्टिक्स सिर्फ क्लिनिक तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, करियर, हर जगह इसकी भूमिका है। ये व्यक्ति को बेहतर समझने का एक शक्तिशाली जरिया है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि साइको डायग्नोस्टिक्स कैसे अलग-अलग स्रोतों, टेस्ट, इंटरव्यू, अवलोकन, जीवन इतिहास, यहाँ तक कि शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जानकारी इकट्ठा करके व्यक्ति की एक समग्र होलिस्टिक समझ बनाने की कोशिश करता है। मुख्य बात यही है कि ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं, बल्कि उस जानकारी को एक मायनेखेज तस्वीर में ढालने की कला और विज्ञान है। और ये तस्वीर बनाने में क्लिनिशियन की भूमिका सबसे अहम है। जैसा आपने कहा, वो सिर्फ स्कोर नहीं देखता। ये सिर्फ स्कोर या लेबल की बात नहीं है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है, जो सामग्री की सीमाओं से भी जुड़ती है। क्या? हमने देखा कि सामग्री कुछ तरीकों, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निकों या प्रश्नावली की सीमाओं का जिक्र करती हैं। उनकी वस्तुनिष्ठता, वैधता पर सवाल हैं, और क्लिनिकल वर्गीकरण की सिर्फ वर्णनात्मक होने की आलोचना भी है। हाँ। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मूल्यांकन वाकई किसी व्यक्ति की जटिलता, उसकी पूरी कहानी को पकड़ रहा है, न कि सिर्फ उसे कुछ सतही नंबरों या श्रेणियों में बांध रहा है। वाकई ये एक गहरा सवाल है। क्या हमारे तरीके, हमारे टेस्ट, हमारे वर्गीकरण इंसान की उस पूरी गहराई को, उसकी अनूठी कहानी को समेटने में सक्षम है, या हम सिर्फ सतह को ही खरोच रहे हैं? बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। वाकई सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु। इस दिलचस्प और गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।